बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे अब स्ट्रैटेजी। और आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी, स्वागत है आपका शो में। साथ ही आज जो खास मेहमान रहेंगे हमारे साथ वो हैं HDFC सिक्योरिटीज के BK शर्मा। शर्मा सर, बहुत स्वागत है आपका शो में। और पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है, उनका भी परिचय करा दे। देवांशी से जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल। वरुण बताएंगे हमें गैस की कीमतों में बदलाव की संभावना। मानसी से जानेंगे क्यों है फोकस में पावर कंपनी। और कुशल बताएंगे मार्च में ऑटो बिक्री का अनुमान। लेकिन सबसे पहले आज के कारोबार पर डालते हैं एक नजर। तो हमने देखा आज के कारोबारी सत्र में बाजार में हावी रही मुनाफा वसूली। नतीजतन सेंसेक्स निफ्टी दोनों लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 627 अंक यानी 1.25% की गिरावट के साथ 49,509 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 154 अंक टूटकर 14,691 के स्तर पर बंद हुआ। FIIs DIIs के डेटा पर एक नजर डाल लेते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,685 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 2,081 करोड़ रुपए की आज खरीदारी की। और एडिटर स्टेक के लिए अनिल जी का रुख कर लेते हैं। सर, 2 दिन की तेजी पर लग गया आज ब्रेक। आज के सत्र की खासियत क्या रही है? भारतीय बाजारों में कल की तेजी आज गायब होती नजर आई। शुरुआत ही कमजोरी के साथ हुई। दुनिया भर के बाजारों से हल्की कमजोरी के संकेत थे, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन भारतीय बाजार कम कमजोरी के साथ खुलने के बाद रिकवरी दिखाते हुए नजर आए और रिकवरी के बाद फिर से कमजोर होते हुए दिखे। और दिन के आखिरी 1 घंटे में थोड़ी सी कमजोरी और बढ़ती हुई दिखी। 14,700 के बेहद नजदीक बंद हुआ निफ्टी, तो 33,300 के अहम लेवल पर बैंक निफ्टी बंद होता दिखा। और वो तब हुआ जब कल वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन है और उसके बाद लंबा वीकेंड, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन बाजार हैं बंद। तो आज कमजोरी और सुस्ती क्यों रही? इसके ज्यादा कारण विदेशी बाजारों के। पहला, 2 दिनों तक अमेरिकी बाजारों में अच्छी तेजी के बाद कल अमेरिकी बाजार मजबूत होने के बजाय 100 पॉइंट नीचे बंद हुए। डाउ फ्यूचर्स भी 30-40 पॉइंट नीचे ही ट्रेड कर रहे थे, यानी कि सुस्ती। और आज रात अमेरिका में इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन है जहां जो बाइडेन साहब एक स्टिमुलस पैकेज का ऐलान करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और साथ ही हो सकता है कि वो टैक्स की दरें वहां पर बढ़ा दें। तो अमेरिकी बाजार किस तरह का रिएक्शन देंगे इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए बाजार थोड़े सतर्क। पहला। दूसरी बात है कि ये जो ब्याज दरें हैं अमेरिका की बॉन्ड यील्ड, वो फिर से बढ़कर 1.75 1.75 के आसपास पहुंची, बढ़ रही है। तो वो भी थोड़ा सा सावधानी वाला मामला है। तो उस लिहाज से थोड़ा सा सतर्क। अब रहा सवाल हमारे लेवल्स का, हमारे एक्शन का, हमारे मार्केट का। तो ऐसे तो FIs की तरफ से, घरेलू फंड्स की तरफ से 31 मार्च होने की वजह से साल का आखिरी दिन NAV के लिहाज से थोड़ी खरीदारी हुई है। पिछले 2-3 सेशन में FIs ने भी खरीदारी की है, हाथ रोका है बेचने से, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ का मूड माहौल है खरीदारी और बिकवाली का। एक तरफा तेजी भी नहीं है तो एक तरफा मंदी भी नहीं है। और पार्टिसिपेशन साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन होने की वजह से कम था। अब कल, और कल नहीं तो सोमवार से, क्योंकि कल तो वायदा कारोबार की एक्सपायरी का भी दिन है, तो थोड़े ट्रेडर्स उस लिहाज से भी सतर्क थे कि वीकली एक्सपायरी है। सोमवार से फुल फ्लेज एक्शन बाजार में शुरू होगा, ये बात तो तय है। इसकी शुरुआत कल से थोड़ी थोड़ी होना शुरू होगी। तो आज का सेशन मिला जुला रहा, जहां कई सारे सेक्टर्स ऐसे थे जहां अच्छी तेजी भी बनी, तो कई सेक्टर्स आज दबाव में बंद होते हुए दिखे। स्पेशली बैंक्स वगैरह कमजोर रहते, FMCG स्टॉक्स में अच्छी तेजी बन गई। तो मिला जुला कारोबार आप कह सकते हैं, सेक्टर्स और स्टॉक्स के लिहाज से, इंडेक्स के लिहाज से दबाव भरा। तो हमने देखा मिला जुला कारोबार हुआ आज बाजार में। अब कल के लिए स्ट्रैटेजी क्या रहेगी समझेंगे अनिल जी से, लेकिन उससे पहले कौन से शेयर आज चढ़े, कहां पर थी नरमी, जरा और डिटेल में समझते हैं। हमारी सहयोगी देवांशी आशर से। बताइए देवांशी। लगातार 2 दिन की खरीदारी के बाद आज बाजार में दबाव के साथ कारोबार हुआ। इंडाइसेस की अगर बात करें, निफ्टी बैंक दोनों ही अपने लोअर लेवल्स के करीब आज क्लोजिंग देते हुए दिखे। लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो कई ऐसे स्टॉक्स थे, सेक्टर्स थे जहां पे आज हमने खरीदारी देखी है। सबसे पहले अगर निफ्टी से शुरुआत करें, ग्रासिम, टाटा स्टील, ITC ये कुछ गेनर्स बनते हुए दिखे थे और टॉप गेनर्स में शामिल हुए। टाटा कंज्यूमर आज ही निफ्टी में शामिल हुआ और उसके बावजूद करीब 1.5 से 2% तक के गेन्स के साथ इसकी क्लोजिंग दिखी। लूजर्स की बात करें तो आज HDFC बैंक ये दोनों टॉप लूजर बने और इसके अलावा टेक महिंद्रा, कोल इंडिया भी टॉप लूजर्स की लिस्ट में शामिल हुए। साथ ही आज वायदा बाजार पर नजर कीजिए, फ्रेश लॉन्ग्स या जो खरीदारी होती हुई दिखी है, डॉक्टर लाल पैथ लैब, गुजरात गैस,
अंबुजा सीमेंट और नवीन फ्लोरिन में आते हुए दिखे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। वहीं हमने देखा IDFC फर्स्ट जहां पे आज QIP खुला, इसके बावजूद आज लाल निशान में कारोबार हुआ। फ्रेश शॉट्स बनते हुए दिखे हैं। आरती इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड में भी आज कमजोरी के साथ ही कारोबार हुआ है। फ्रेश शॉट्स बनते हुए दिखे हैं वायदा बाजार में। सरकारी बैंक्स यहाँ पे आप देखिए आज अच्छे गेन्स थे। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, ये सारे स्टॉक्स थे जहाँ पे आज अच्छे गेन्स बनते हुए दिखे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रियल्टी स्टॉक्स में भी आज अच्छा एक्शन देखने मिला। गोदरेज प्रॉपर्टीज देखिए, ओबरा रियल्टी, DLF, इन सब में 2 से 4% तक की तेजी के साथ कारोबार हुआ है। और स्टैंप ड्यूटी पर भी जिस तरह से बातें चल रही थी उसके चलते आज सेंटिमेंटल काफी पॉजिटिव थे। साथ ही IT स्टॉक्स की अगर बात करें तो लगातार गेन्स के बाद यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने मिली थी। टेक महिंद्रा लूजर था, साथ ही कोफोर्ज में भी आप देखिए, L&T इन्फोटेक में भी आप देखिए, माइंडट्री, ये सारे स्टॉक्स थे जहां पे गिरावट के साथ ट्रेड हुआ। और इसके साथ ही आज आपको दिन भर जो रिकमेंडेशंस मिली थी, यानी कि सुपर हिट कॉल्स जो आपको रिकमेंड किए गए थे, वहां पे आपकी जमकर कमाई हुई है। ACC का कॉल आपको शुभम जी ने रिकमेंड किया था, ग्यूफिक बायो जैन साहब ने रिकमेंड किया था, साथ ही थायरोकेयर जैन साहब की अजय की रिकमेंडेशन थी, और वी गार्ड भी आपको हिमांशु जी ने रिकमेंड किया था। तो इन ऑल आप देखिए आज आपके ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छी खरीदारी थी, कुछ स्टॉक्स में अच्छे गेन्स बनते हुए दिखे। लेकिन इंडाइसेस की अगर बात करें, निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ही अपने लोअर लेवल्स के आसपास आकर बंद होते हुए दिखे। तो बाजार के कारोबार पर किन सेक्टर में नरमी रही, कौन से सेक्टर चढ़े, ये तो हमने समझ लिया। अब बाजार पर राय लेते हैं VK शर्मा जी से। सर, अभी जिस हिसाब से कारोबार हो रहा है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे कि अभी बाजार पर रहनी चाहिए? साथ ही कल के लिए कौन से इंट्राडे पिक आप बताएंगे और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखा जा सकता है? जी स्वाति जी, आपके सभी प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। सबसे पहले मार्केट का जो रवैया है वो इस बात से समझना चाहिए कि हमने ये जो अप्रैल महीने की जो शुरुआत की है, वो करीब जो स्टॉक फ्यूचर जो मैं ज़्यादातर देखता हूँ, उसका जो ओपन इंटरेस्ट है वो पिछले महीने से 13% कम है। और अगर निफ्टी फ्यूचर को देखें तो वो करीब 43% कम है ओपन इंटरेस्ट, जब जहाँ से हम सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, मार्केट हल्का है, यानी कि जो लोग हैं वो या तो शॉर्ट हैं थोड़े सिस्टम में, या फिर जो भी आएगा वो शॉर्ट कवरिंग के जरिए ऊपर चलेगा। तो मैं इस महीने, इस अप्रैल सीरीज के लिए मैं आश्वस्त हूँ। मेरा ये मानना है कि IT क्षेत्र बाद में अच्छा करेगा, और बढ़ती हुई यील्ड से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, बिकॉज बॉन्ड यील्ड जब बढ़ती हैं तो इस बात को दर्शाती हैं कि इकोनॉमी के अंदर, भले ही अमेरिका की हो यहाँ की हो, पावर है हायर इंटरेस्ट पे करने का। उसको छोड़ दीजिए, मैं इस बात को नहीं मानता। अब हम आगे चलते हैं आपका सीधे प्रश्न को कि अब आगे के लिए एक दिन का। तो मैं समझता हूँ कि इन्फोसिस जो आज ठंडा था, IT क्षेत्र का, जैसे आपके एनालिस्ट ने बताया कि आज दबाव में था, तो मैं दबाव वाला स्टॉक ही लेना चाहूँगा एक दिन के लिए, बिकॉज उसके चांसेस बेहतर हैं ऊपर आने के लिए। तो इन्फोसिस जो आज करीब 1368 पे बंद हुआ, लिया जा सकता है एक दिन के लिए। 1350 का स्टॉप लॉस रखें और आपका टारगेट रहेगा 1400। ध्यान रखिए, एक बार स्टॉक ऊपर जाने के बाद आपको थोड़ा भी गेन मिले तो स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ते जाइए। और एक वीक के लिए उम्दा शेयर जो आपके एनालिस्ट ने बहुत बार बोला है, दीपक नाइट्रेट, तो वो एक ऐसा स्टॉक है जो नए हाइस पे चल रहा है और आगे भी इसके अंदर क्षमता है कि आगे बढ़े। तो 1657 पे जो स्टॉक बंद हुआ है, आप स्टॉप लॉस रखें 1590 का, और आपका टारगेट रहेगा 1775, जो यहाँ से करीब 7% ऊपर है। ऑब्वियसली वही बात, यही स्टॉप लॉस को भी बढ़ाते जाएं। ओवर टू यू स्वाति। बिल्कुल, शर्मा जी के जो कॉल्स हैं उनको थोड़ा सा रिकैप कर दें। एक दिन की खरीदारी इन्फोसिस में करने की सलाह VK शर्मा की, और एक हफ्ते का नजरिया दीपक नाइट्राइट में रखने का सजेशन दिया है VK शर्मा जी ने। बातचीत उनसे जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी खबरें हम सबके लिए समझना और जानना जरूरी है, और वो ये है कि गैस के दाम बढ़ने की काफी ज्यादा यहाँ पर जो अटकलें लगाई जा रही थी, तो वो कितनी हैं और इसका असर क्या होने जा रहा है कल से। जरा पूरी खबर अच्छे से समझते हैं, हमारे सहयोगी वरुण से, बताइए। देखिए, गैस की कीमतों में साल में 2 बार बदलाव होते हैं, एक अप्रैल में, एक अक्टूबर में। आपको याद होगा पिछले अक्टूबर में गैस की कीमतों में करीब 25% की कटौती की गई थी और इसको $1.79 पर MMBTU पे रखा गया था। लेकिन इस बार गैस की कीमतें जो है उसमें करीब 1.7% की कम से कम बढ़ोतरी होने वाली है और ये बढ़ के $1.82 पर MMBTU होने वाली है।
ये इसलिए है क्योंकि सितंबर के एंड से अब तक कच्चे तेल के दाम में 50% से ज्यादा की तेजी हो चुकी है और इसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो गैस की कीमतों पे पड़ता है। वैसे तो $1 भी अगर गैस की कीमतें बढ़ती है तो ONGC को इससे करीब 4,300 करोड़ के आसपास का फायदा होता है, ऑयल इंडिया को करीब 550 करोड़ के आसपास का फायदा होता है। तो ये 1.7% के आसपास जो बढ़ोतरी हो रही है उसके चलते ONGC को करीब 130 करोड़ के आसपास का फायदा होगा और ऑयल इंडिया को सालाना करीब 17 करोड़ के आसपास का फायदा हो सकता है। इसके अलावा जिन कंपनियों को फायदा होगा उसमें गेल जैसी कंपनियां हैं, वेदांता, HOEC जैसी कंपनियां हैं जिनको फायदा होगा, लेकिन जिनको नुकसान होगा उसमें काफी हद तक टाइल कंपनियां हैं जिनको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर कंपनियों को नुकसान हो सकता है, बिजली कंपनियों को थोड़ा नुकसान होगा क्योंकि ये सारी इंडस्ट्रीज जो है वो गैस को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है। CNG PNG के दाम भी बढ़ेंगे इसके चलते, क्योंकि ये जो गैस प्राइस हाइक होता है ये सीधे सीधे कस्टमर्स को पास ऑन होता है। लेकिन इसके साथ साथ जो डिफिकल्ट फील्ड है उसके जो दाम है, उसमें जो गैस के दाम है वो कम होने वाले हैं। $4.06 पर MMBTU से कम होके $4 पर MMBTU होंगे और इसका मार्जिनली नेगेटिव इम्पैक्ट जो है रिलायंस पे होगा, क्योंकि रिलायंस जो है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट फील्ड्स में काम करता है। तो कल से जो गैस के दाम है वो बढ़ने वाले हैं, करीब 1.7% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो गैस के दाम में होने वाली है। बहुत शुक्रिया वरुण, यहाँ पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब गैस के दाम बढ़ने की तो हमने पूरी जानकारी ले ली है। फोकस में पावर कंपनियां भी हैं। हमने देखा है कि लगातार 7 महीनों में बिजली की मांग में बढ़त का ट्रेंड जारी है और मार्च में ही सिर्फ बिजली की मांग में 23% की बढ़त दिखी है। अब कौन सी जो कंपनियां हैं, कौन से शहर है वो फोकस में है, समझते मेरी सहयोगी मानसी से, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए लगातार 7 महीनों से बिजली की मांग में बढ़त का ट्रेंड जो है वो जारी है। मार्च महीने की अगर बात करें, ताजा आंकड़े जो आए हैं मार्च के पहले 29 दिनों के, बिजली की मांग में 23% की बढ़त देखने को मिल चुकी है। पहले 29 दिनों में 115.2 बिलियन यूनिट बिजली की सप्लाई होती हुई दिखी है। प्रतिदिन 3 बिलियन यूनिट की सप्लाई इसे कह सकते हैं कि होती हुई दिखी है। पिछले साल मार्च के मुकाबले करीब 23% ज्यादा बिजली की सप्लाई होती हुई हमने देखी है। सितंबर महीने से मांग में बढ़त का ट्रेंड शुरू हुआ और उसके बाद ये कम ही नहीं हुआ, लगातार बिजली की कंजम्पशन सप्लाई में बढ़त ही देखने को मिली है। कहां सबसे ज्यादा बढ़त है डिमांड में? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, जो कि कमर्शियल बेल्ट है, जहां पर फैक्ट्रीज हैं, कमर्शियल आउटलेट्स हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, वहां पर बिजली की सप्लाई में लगातार बढ़त देखने को मिली है। अब पावर कंजम्पशन की अगर बात करें, सबसे ज्यादा डिमांड जो है पंजाब में 5.5% मार्च महीने में रही, फिर गुजरात में 3.9%, महाराष्ट्र में 1%, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 9% तक की पावर डिमांड देखने को मिली है। और यही वजह रही जिसके चलते पिछले कई दिनों से पावर से जुड़े शेयरों में हम लगातार बढ़त देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया मानसिका, करेंगे पावर कंपनियों पर पूरी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब ऑटो बिक्री के आंकड़ों की। मार्च में कैसी रह सकती है ऑटो बिक्री, पूरी खबर और इस पर डिटेल्स लेकर हाजिर है हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। बताइए कुशल। जी, तो मार्च महीने के कल ऑटो बिक्री आंकड़े आते हुए नजर आएंगे, जहां पर पैसेंजर व्हीकल से बेहतरीन ग्रोथ की उम्मीद लगाई जा रही है। खासकर अगर आप टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखें तो 10% से ज़्यादा की गेन्स जो हैं ये दिखाते हुए नजर आ सकते हैं अपनी मार्च महीने की ऑटो बिक्री आंकड़ों में। इनफैक्ट यहाँ पर मारुति सुजुकी करीब 4% की बढ़त भी एक्सपेक्टेड है। तो स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स जो हैं पैसेंजर व्हीकल्स रिपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही 2 व्हीलर्स की अगर आप बात करें तो जो एंट्री लेवल पोर्टफोलियो वाली कंपनियां हैं, खासकर अगर आप हीरो मोटोकॉर्प और TVS मोटर्स पर नजर डालें तो वहां पर करीब 5 से 6% की बढ़त हम अनुमान करके चल रहे हैं। पर एक आउटलायर इसमें ऐसा है बजाज ऑटो, जहां पर करीब 11% की फॉल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं इनके ऑटो बिक्री आंकड़ों में। और रॉयल एनफील्ड का भी बेहतर साइड पर प्रदर्शन रह सकता है करीब 8% के ग्रोथ के साथ। कमर्शियल व्हीकल स्पेस एक फैंटास्टिक परफॉर्मर रह सकता है मार्च महीने की ऑटो बिक्री आंकड़ों में, जहां पर सबसे ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन वॉल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल स्पेस से आ सकता है। करीब 25% की ग्रोथ यहां पर एक्सपेक्टेड है और 6800 यूनिट्स की जो बिक्री है वो हम अनुमान करके चल रहे हैं। साथ ही अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स का जो कमर्शियल व्हीकल स्पेस है वहां पर भी करीब 15 से 16% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अंत में अगर आप ट्रैक्टर बिक्री देखें तो यहां पर थोड़ा सा धीमापन मंथ ऑन मंथ आधार पर आता हुआ नजर आएगा। बहुत ज़्यादा ग्रोथ हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर डिमांड जो है वो स्टेबल रहने की उम्मीद है और करीब 2.5 से 6% की ग्रोथ जो है हम दोनों M&M और एस्कॉर्ट्स में उम्मीद करके चल रहे हैं। तो ऑटो बिक्री के आंकड़ों का अनुमान हमने समझा कुशल गुप्ता से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब शो में शर्मा जी का ऑप्शन।
सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी हमारे साथ शो में लगातार बने हुए हैं। सर बताइए, अब कौन सा कमाई का ऑप्शन आप बताएंगे दर्शकों के लिए? जी स्वाति जी, इस सेगमेंट के दर्शकों को विशेष नमस्कार। मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी गर्मी का मौसम है और इसके अंदर एसी काफ़ी बिक रहे हैं और डिमांड में है, तो ऑब्वियसली एसी वाले स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इनके अंदर वोल्टास है, जो आज तो उसने कोई खास एक्शन दिखाया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इस सीरीज के अंदर ये अच्छा कर सकता है। लेकिन मैं अगले 4 या 5 सेशन के लिए दोनों स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ। तो वोल्टास का 1020 की कॉल आप अप्रैल सीरीज का खरीदें, 33 रुपये रहेगा भाव जो आज क्लोज हुआ है, 28 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट इसमें रहेगा 45 रुपये। दूसरा जो स्टॉक है वो है डीएलएफ। ऑब्वियसली आपने तेजी देखी है इस वजह से कि जो टैक्सेस ड्यूटीज स्टैम्प ड्यूटी कम हो रही है, तो 300 की कॉल डीएलएफ की, हालांकि कितना बंबई पे फर्क पड़ेगा तो नहीं दिखता इस कंपनी को, लेकिन फिर भी सेंटीमेंट तेज है। 300 की कॉल खरीदें 9.5 रुपये पे और स्टॉप लॉस रखें 7 रुपये का, टारगेट आपका रहेगा 14 रुपये। ध्यान रखिए ये दोनों जो कॉल्स हैं ये आपकी ट्रेडिंग कॉल है, इन्वेस्टमेंट कॉल नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखिए और स्टॉप लॉस आने पे निकल जाइए। 5 या 6 दिन में अगर आपका नहीं टारगेट होता हो तो आप वैसे भी निकल जाएं। जी, ओवर टू स्वाति जी। और आइए समझते हैं कल बाजार पर क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी। सीधे चलते हैं अनिल जी के पास और समझते हैं कि कल बाजार को ट्रिगर कहां से मिलेंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, अमेरिकी बाजार तय करेंगे कि भारतीय बाजारों की शुरुआत किस तरह की होगी, क्योंकि अमेरिका में मैक और ब्रेक बड़ा ट्रेडिंग सेशन हो सकता है उतार या चढ़ाव के लिहाज से, कि वहां पर किस तरह के डेवलपमेंट अमेरिकी सरकार की तरफ से ऐलानों के तौर पर होते हैं। इसके दम पर अमेरिका में एक बड़ा एक्शन वाला सेशन भी हो सकता है और उसके बेसिस पर भारतीय बाजार कल अपनी शुरुआत करेंगे और साथ ही डाउ फ्यूचर्स पर भी रखेंगे नजर। 200 पॉइंट दोनों तरफ है, 14,700 के आसपास हम बंद हुए। अगला अहम सपोर्ट 14,500 14,550 के आसपास है नीचे की तरफ। ऊपर 14,875 14,925 रुकावट का लेवल है। तो करीबन आप ये समझिए 200 पॉइंट इधर 200 पॉइंट उधर, ये निफ्टी की रेंज निकल कर आ रही है। और कुछ बड़ा हुआ तो 150 पॉइंट ऊपर 150 पॉइंट नीचे की रेंज में बाजार अपनी शुरुआत करते हुए दिख सकते हैं। ये तो बात हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी 33,300 के आसपास बंद हुआ है। 33,000 इमीडिएटली सपोर्ट है। इसके नीचे जाने पर यूं कह सकते हैं 32,850 33,000 ये 150 पॉइंट की रेंज सपोर्ट के तौर पर है। अब एक बार 33,500 33,600 को पार करना थोड़ा मुश्किल है। 33,500 पर आज काफ़ी कॉल राइटिंग हुई है, तो वो थोड़ा सा रुकावट वाला लेवल है। अब अगर अमेरिका बहुत मजबूत हो गया और अच्छे संकेत आ गए, 33,500 के ऊपर खुलकर टिक गए, तब तो शॉर्ट कवरिंग और ऊपर ले जा सकती है। अदरवाइज 33,500 से 33,600 हल्की रुकावट का लेवल बैंक निफ्टी पर है। तो देखते हैं किस तरह की शुरुआत होती है। पहले शुरुआत हम ग्लोबल संकेतों से करेंगे और उसके बाद हमारा एक्सपायरी का प्ले आएगा। इस वीकली एक्सपायरी में इस बार पोजीशंस काफ़ी है। आमतौर पर वीकली एक्सपायरी और वो भी मार्च के अंत में वीकली एक्सपायरी हो, यानी कि अप्रैल 1 तारीख को, तो बहुत ज़्यादा पोजीशंस होती नहीं, लेकिन इस बार पोजीशंस काफ़ी है, डेटा काफ़ी ज़्यादा है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेड आप कल के लिए देख सकते हैं और एक्शन भी बड़ा हो सकता है सेक्टर्स के लिहाज से, स्टॉक्स के लिहाज से और इंडेक्स के लिहाज से भी। तो कल फिर से आपसे मुलाकात होगी एक बेहतरीन इंटरेस्टिंग सुपर एक्टिव सेशन के साथ। चलिए, तो हमने अनिल जी से समझी कल के लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी या फंडामेंटल पिक, मतलब लंबी अवधि की अगर पिक सजेस्ट करनी हो, शर्मा जी आपके पास आ रहे हैं, तो आज आपका कौन सा स्टॉक होगा? जी, मेरा जो स्टॉक होगा वही जो आज के मौसम में सबसे ज़्यादा जो काम जो करता है वो है डॉक्टर पाथ लैब्स। पैथ यानी कि पैथोलॉजी का एक शॉर्ट फॉर्म। तो ये देश की सबसे बड़ी पैथोलॉजी कंपनी है और करीब 2,500 जैसे मेडिकल टेस्ट करती है और उसके अलावा 1900 के अलग जो टेस्ट है जो आपकी रेडियोलॉजी या फिर दूसरे और सेगमेंट्स के करती हैं। तो ये बाई फार लार्जेस्ट है और इसका जो ग्रोथ है आने वाले दिनों के अंदर अपेक्षा करते हैं हम लोग की करीब इसका जो नेट प्रॉफिट है वो करीब आपका 19% सालाना अगले 3 साल के लिए बढ़ सकता है। तो ये जो स्टॉक अभी कोट करता है 2684 रुपये पे, उसको आप अभी ले सकते हैं और अगर बाई चांस अगर नीचे आता है तो 2500-2,500 रुपये तक आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन करंट भाव से भी अगर आप लेंगे तो अगले 2 क्वार्टर्स में मेरा मानना है करीब 11.2% जैसे रिटर्न आपको 10-11% के रिटर्न मिल सकते हैं अगले 2 क्वार्टर में। एक ये जीरो डेट कंपनी है और इसके पास 900 करोड़ कैश है, यानी कि करीब
120 रुपये पर शेयर जैसा कैश भी रखा है, और इसके जो लैब्स हैं ये और भी फर्दर बढ़ाने की इनकी संभावना है। तो ये लीडर है और लीडरशिप बना रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और बढ़ते हुए कंपटीशन में और ऐसे मौसम में जब ट्रेवलर्स को बहुत ज़्यादा टेस्ट कराने पड़ रहे हैं तो इनका बिजनेस अच्छा रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद और जय हिंद। ओके, तो लंबी अवधि की खरीदारी डॉक्टर लाल पैथ लैब में करने की सलाह वीके शर्मा जी की। आइए अब देखते हैं शो में कल का ऑप्शन। बात करते हैं एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका से। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कल कहां रखी जाए? देखिए, कल अगर ऊपर खुलती है तो 14,700 की पुट ऑप्शन पे टारगेट करना चाहिए। जो नीचे के लेवल पे 30 रुपए के आसपास मिले तो खरीदें। 15 का स्टॉप लॉस होगा और करीब 60 रुपए का टारगेट होंगे। यानी राइस, यानी अगर ऊपर खुलती है तो फिर 14,700 की पुट ऑप्शन बाय करके ट्रेड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया नितिन जी, शो में शामिल होने के लिए, ऑप्शन स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। और साथ ही वीके शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया शो में शामिल हुए। तमाम सहयोगियों का भी शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए।